इस हिस्से में हम जानते हैं कि क्या यकूब शहजादी को बचा पाएगा कोई और नौजवान शहजादी को बचाने में कामयाब होगा। कई दिन की तलाश के बाद नौजवानों का एक गिरोह जंगल में चलते चलते बिलाखिर इस गार के करीब पहुंच गया जहां दुश्मनों ने शहजादी नायाब को कैद कर रखा था। जैसे ही वो गार के दरवाजे के करीब पहुंचे, दुश्मनों के सिपाहियों की तेज नजरें उन पर पड़ गईं। खबरदार, ये कौन हैं? एक सिपाही जोर से चीखा। लगता है बादशाह ने उन्हें हमारी जासूसी के लिए भेजा है, दूसरे सिपाही ने कहा। नौजवानों की हिम्मत टूट गई। दुश्मनों ने फौरन घोड़े दौड़ा दिए और तीरों की बारिश कर दी। नौजवानों में भगदड़ मच गई। भागो, ये हमें मार डालेंगे, एक नौजवान चीखा और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। हम शहजादी को तो बचा ही नहीं सकते, पहले अपनी जान बचाएं, दूसरे ने कहा और पीछे हटने लगा। बेशतर नौजवान डर कर भाग गए, मगर यकूब वहीं छप कर सब कुछ गौर से देख रहा था। जब यकूब ने देखा कि तमाम नौजवान तो गिरफ्तार हो चुके हैं, भाग गए, तो वो जल्दी से एक घने दरख्त की आड़ में छप गया। अगर मैं भी भाग जाता तो शहजादी को कौन बचाता, इसने दिल में सोचा। वो वहां छप कर देखने लगा कि दुश्मनों की चौकियां कहाँ हैं, कितने सिपाही पहरा दे रहे हैं और गार के अंदर जाने का कोई खुफिया रास्ता है नहीं। अगर मैं जल्दबाजी में गया तो पकड़ा जाऊंगा, मुझे हिकमत से काम लेना होगा। यकूब ने फैसला कर लिया, वो रात होने का इंतजार करेगा ताकि अंधेरे में दुश्मनों को धोखा दे सके। वो दुश्मनों की आदतों को समझेगा, कब वो पहरा बदलते हैं, कब वो सोते हैं और कब गार का दरवाज़ा कमज़ोर पड़ता है। और सबसे अहम, वो शहजादी तक कैसे पहुंचेगा। क्या इसकी हिकमत अमली कामयाब होगी? क्या वो अकेला दुश्मनों को धोखा दे सकेगा? यकूब रात के अंधेरे में एक दरख्त के पीछे दबक कर बैठ गया। मुझे कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे सिपाहियों का ध्यान बटे और मैं शहजादी को बचा सकूं, इसने सोचा। वो गौर से देख रहा था कि सिपाही किस वक्त पहरा बदलते हैं, कब वो थकते हैं और कब सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं। आखिरकार रात का पहला पहर खत्म हुआ और कुछ सिपाही ऊँघने लगे। अब वक्त था कि यकूब अपनी चालाकी आजमाए। यकूब ने हाथों का प्याला बनाया और शेर की खौफनाक धाड़ जैसी आवाज निकाली। गारर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 र
ایک सिपाही चीखा, लगता है शेर है, कहीं हमारे घोड़ों पर हमला ना कर दे। दूसरे ने कहा, सब उधर देखो, हमें शेर को भगाना होगा, सरदार ने हुक्म दिया। सिपाही मशलें लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़े और गार का दरवाज़ा तकरीबन खाली हो गया। यही मौका था। यकूब फौरन दबे कदमों आगे बढ़ा, गार के दरवाजे तक पहुंचा और जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। अंदर शहजादी नायाब उदास बैठी थी। अचानक एक परछाई हरकत करती नजर आई। कौन? शहजादी घबरा गई। आवाज ना निकाली, मैं आपको बचाने आया हूं, यकूब ने जल्दी से कहा। तुम कौन हो? शहजादी ने हैरान होकर पूछा। मैं यकूब हूं, बादशाह के ऐलान के बाद आपको ढूंढने आया था। वक्त कम है, हमें फौरन निकलना होगा। शहजादी को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई वाकई इसे आज़ाद कराने आया है, मगर इसने बगैर वक्त ज़ाय किए यकूब का हाथ थाम लिया। दोनों तेजी से गार से निकले और सिपाहियों के वापस आने से पहले ही जंगल में दौड़ लगा दी। कई मील तक दौड़ने के बाद जब वो काफी दूर निकल आए तो शहजादी रुक गई और हाँफते हुए बोली, तुमने ये कैसे कर लिया? तुमने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। यकूब मुस्करा कर बोला, कभी कभी जंग तलवार से नहीं, अक्ल से जीती जाती है। शहजादी की आंखों में शुक्रगुजारी और हैरत के मिले जले जज्बात थे। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे किसी शुक्रिया की जरूरत नहीं, शहजादी। मुझे बस ये यकीन है कि मैंने जो किया वो सही था। मगर क्या वो महल तक बहिफाजत पहुंच पाएंगे? दुश्मन उन्हें दोबारा पकड़ लेगा? जब सिपाही जंगल में मशलें लिए वापस आए तो उन्होंने गार का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। शहजादी? एक सिपाही चौंक कर बोला। अंदर कोई नहीं था। शहजादी गायब हो चुकी थी। ये कैसे मुमकिन है? दूसरे सिपाही ने हैरानी से कहा। सरदार फौरन गुस्से में आ गया। तुम लोग शेर की आवाज़ पर भाग गए और किसी ने गार की हिफाजत नहीं की। लेकिन सरदार, वो तो असल में शेर की आवाज़ लग रही थी, हमें लगा कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। एक सिपाही घबराते हुए बोला। ये कोई शेर नहीं था,
یہ کسی چالاک شخص کی سازش تھی۔ سردار غرا، سب گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، شہزادی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ہمیں اسے فوراً پکڑنا ہوگا۔ سپاہی فوراً گھوڑوں پر چڑھے اور جنگل کے راستے پر شہزادی اور یعقوب کے پیچھے دوڑ پڑے۔ یعقوب اور شہزادی مسلسل دوڑ رہے تھے۔ جنگل کی تاریکی میں درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، شہزادی نے پریشانی سے کہا۔ ہمیں بس تھوڑا اور آگے بڑھنا ہے، اگر ہم دریائی گھاٹ تک پہنچ گئے تو ہم آسانی سے ان سے بچ سکتے ہیں، یعقوب نے جواب دیا۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگتے رہے، حتیٰ کہ سپاہیوں کے گھوڑوں کی ٹاپو کی آوازیں کم ہوتی چلی گئیں۔ کچھ دیر تعاقب کے بعد سردار نے گھوڑا روک دیا۔ بس، رک جاؤ، سپاہی حیران ہو گئے۔ مگر سردار، ہم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ یہ مصر کی سرزمین ہے، اگر ہم اور آگے گئے تو بادشاہ کے فوجی ہمیں پکڑ لیں گے، ہم ابھی واپس چلتے ہیں۔ لیکن شہزادی، دوسرے نے پوچھا۔ سردار کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ آ گئی۔ ہم ابھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، مگر یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ہم دوبارہ آئیں گے، نئے منصوبے کے ساتھ۔ بادشاہ فرخ عظمہ کو اس خوشی میں زیادہ دیر تک رہنے نہیں دیں گے۔ اب شہزادی اور یعقوب محل کی طرف جا رہے ہیں، مگر کیا یہ سفر آسان ہوگا؟ اور سردار کا نیا منصوبہ کیا ہوگا؟ صبح کے نرم سورج کی کرنیں مصر کے سنہری محل پر پڑ رہی تھیں۔ محل کے دروازے پر پہرے دار چوکس کھڑے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے دور سے شہزادی نایاب اور یعقوب کو آتے دیکھا، ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ شہزادی واپس آ گئی، ایک سپاہی نے خوشی سے چلا کر اعلان کیا۔ محل کے اندر یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ خادم، وزراء، سپاہی، سبھی دوڑتے ہوئے محل کے دروازے پر جمع ہونے لگے۔ بادشاہ فرخ عظمہ تخت پر بیٹھا تھا جب ایک وزیر بھاگتا ہوا آیا اور بولا، عالیجا، شہزادی واپس آ گئی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے جذبات تھے۔ نایاب، میری بیٹی ملکہ کلثوم، جو رات بھر پریشان تھی، دوڑتی ہوئی محل کے دروازے کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی، وہ بے اختیار رو پڑی اور نایاب کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کسی نے نقصان تو نہیں پہنچایا؟ شہزادی نے اپنی ماں کو تسلی دی، اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ سب یعقوب کی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے ہوا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں بھی فخر اور خوشی کے آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھے اور یعقوب کو غور سے دیکھا۔ نوجوان، تم نے نہ صرف میری بیٹی کو بچایا، بلکہ میری عزت بھی بچائی۔ تم نے وہ کر دکھایا جو میرے سپاہی بھی نہ کر سکے۔ محل میں ہر طرف خوشی کی صدائیں گونجنے لگے۔ خادم خوشی میں نعرے لگا رہے تھے، سپاہی تالیاں بجا رہے تھے، وزراء حیران تھے کہ ایک عام نوجوان نے یہ بہادری کیسے دکھائی۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کیا، آج پورے مصر میں جشن ہوگا، خوشی کے دیے جلائے جائیں گے، شاہی دسترخوان سجایا جائے گا۔ مگر کیا دشمن واقعی پیچھے ہٹ گیا تھا؟ آئیے، سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ بادشاہ فرخ عظمہ تخت پر بیٹھے، ان کی آنکھوں میں فخر اور عزت تھی۔ پورا دربار یعقوب کی بہادری اور عقل مندی کی کہانیاں سن رہا تھا۔ یعقوب، بادشاہ نے روبدار آواز میں کہا، تم نے جو کارنامہ انجام دیا، وہ کسی عام سپاہی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں تمہیں تمہارے شان انعام دینا چاہتا ہوں، جو چاہو مانگو۔ دربار میں موجود سبھی لوگ خاموشی سے انتظار کرنے لگے کہ یعقوب کیا مانگے گا۔ کچھ کو یقین تھا کہ وہ سونا چاندی جاگیر مانگے گا، کچھ نے سوچا کہ شاید کوئی عہدہ طلب کرے گا، مگر یعقوب نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا، عالیجا، میں نے شہزادی کو انعام لالچ کے لیے نہیں بچایا، میں نے صرف اپنی انسانیت کا فرض ادا کیا ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ نہیں چاہیے؟ ایک وزیر حیران ہو کر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے درباری نے سرگوشی کی۔ بادشاہ بھی چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، یعقوب، تم واقعی غیر معمولی انسان ہو۔ اسی لمحے شہزادی نایاب آگے بڑھی۔ ابا جان، اس کی آواز دربار میں گونجی، یہ نوجوان نہ صرف بہادر ہے بلکہ بے حد عقلمند بھی۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے دشمنوں سے بچایا، اور سب سے بڑھ کر یہ خود غرض نہیں بلکہ سچا، نیک اور ایماندار ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کی بات توجہ سے سنی۔ میں کسی شہزادے امیر آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی،
शहजादी ने दो टोक कहा, मुझे सिर्फ यकूब से शादी करनी है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। ये कैसे मुमकिन है? एक दरबारी बोला। एक कुम्हार का बेटा और शहजादी से शादी? दूसरे ने हैरत का इजहार किया। बादशाह ने गहरी सांस ली। वो पहले तो सोच रहे थे कि शहजादी की शादी अपनी मर्जी से किसी शाही खानदान में करेंगे, मगर यकूब की बहादुरी और शहजादी की जिद देखकर वो मुस्कराए और ऐलान कर दिया, अगर मेरी बेटी ने अपना फैसला कर लिया है तो मैं इसकी खुशी के खिलाफ नहीं जा सकता। यकूब, आज से तुम सिर्फ मेरे सल्तनत के हीरो नहीं बल्कि मेरे दामाद भी हो। पूरे मिस्र में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने शाही महल में अजीम अलशान जश्न का ऐलान कर दिया। शहजादी और यकूब की शादी महल में शाही रस्म और रिवाज के मुताबिक धूमधाम से हुई। हर तरफ खुशियां मनाई गईं, शहरों में चिराग जलाए गए और जश्न के लिए शाही खाने तकसीम किए गए। मलिका कुलसूम अपनी बेटी की खुशी देखकर मुतमईन हो गई। शहजादे भी यकूब की अक्लमंदी और बहादुरी को तस्लीम कर चुके थे। शादी के बाद बादशाह ने यकूब को दरबार में बुलाया और कहा, यकूब, तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी को देखते हुए मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं दे रहा बल्कि तुम्हें अपना खास वजीर भी मुकर्रर कर रहा हूं। आज से तुम सल्तनत मिस्र के सबसे अहम मुशीर होगे। यकूब ने अदब से बादशाह के कदमों को चूमा और ओहदा कबूल कर लिया। यकूब और शहजादी नायाब हंसी खुशी रहने लगे। बादशाह की सल्तनत मजीद मजबूत हो गई क्योंकि इसे यकूब जैसा अक्लमंद मुशीर मिल गया था। मलिका कुलसूम, बादशाह, शहजादे और तमाम दरबारी भी यकूब को पसंद करने लगे। पूरे मिस्र में खुशहाली आ गई और दुश्मनों को शिकस्त के बाद दोबारा हमला करने की हिम्मत ना हुई। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से सबक, सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं अक्ल में होती है। यकूब ने साबित किया कि सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और जहानत से भी जंग जीती जा सकती है। इंसानियत सबसे बड़ा इनाम है। यकूब ने दौलत ताकत के लालच में नहीं बल्कि इंसानियत और फर्ज के जज्बे से शहजादी को बचाया और यही इसकी सबसे बड़ी जीत बनी। इज्जत हसब व नसब से नहीं किरदार से मलती है। एक आम कुम्हार के बेटे को बादशाह ने इज्जत दी क्योंकि असल अजमत दिल और अमल में होती है, न कि खानदानी पस मंजर में। सच्ची मोहब्बत दौलत रुतबे की मोहताज नहीं। शहजादी ने यह साबित किया कि मोहब्बत दौलत शाही रुतबे की नहीं बल्कि खुलूस और सच्चाई की बुनियाद पर की जाती है। अच्छे काम का सिला हमेशा अच्छा मिलता है। यकूब ने किसी इनाम की उम्मीद के बगैर अच्छा अमल किया और बदले में इसे इज्जत, मोहब्बत और एक अजीम मुस्तकबिल मिला। यूं ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल, ईमानदारी और नेकी हमेशा कामयाबी की राह हमवार करती है। अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा तो मैंने इसका लिंक नीचे दे दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अब तक मज़ीद ऐसी कहानियां अलिफ सके। आपके ताआवुन का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ही ऐसी सबक उम्विज़ कहानी में।